वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो है इंग्लिश में हम लोग टॉपिक कर रहे थे फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कंपैरिजन और रिजेम्बलेंस। इसमें हमने जाना था सिमली के बारे में, मेटाफर के बारे में, पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रॉफी के बारे में। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए और आगे फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फिगर ऑफ स्पीच विच आर बेस्ड ऑन एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन के बेस पे जो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग देखते हैं लिटरेचर और लैंग्वेजेस में, किसी पोएम में, प्ले में या सेंटेंस में या स्टोरीज़ में, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटोनिमी। चलिए इजी से वे में समझ लेते हैं कि मेटोनिमी क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज़ डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग which is generally associated with it in metonymy। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस में दिया हो, फ्रेज़ में दिया हो या किसी भी चीज़ में दिया हो, पोएम हो गया या फिर आपका प्ले हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट को हम किसी और ही नाम से डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। और वो जो वर्ड होता है वो किसी और वर्ड से एसोसिएटेड होता है। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द पेन इज़ माइटियर देन सॉर्ड। अब इसमें क्या कहा गया है, जो पेन है वो क्या होता है कि स्वॉर्ड से ज़्यादा ही प्रभावशाली होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेन है, पेन क्या करता है, पेन सिंबल होता है ऑथर के लिए, और स्वॉर्ड जो होता है वो जो सिंबलाइज करता है या जो डेजिग्नेट करता है वो किसको डेजिग्नेट करता है, वो एक सोल्जर को डेजिग्नेट करता है। तो उनके जगह पे हमने क्या किया है, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो जो कहने का मतलब है जो ऑथर होते हैं उनके जो लिखी हुई बातें होती हैं वो सोल्जर्स की, जो सोल्जर्स यूज़ करते हैं अपने आर्म्स, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, द बेंच फॉर द जजेस। अब यहाँ क्या है, बेंच और जो जजेस है वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है। जब भी हम बेंच की बात करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे ऑलरेडी कि वो ऑब्वियस है, जजेस के लिए बात की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम कहते हैं कि बेंच ने अपना फ़ैसला सुनाया, तो इसमें हम क्या समझ जाएंगे, बेंच ने तो अपना फ़ैसला नहीं सुनाया होगा, ऑब्वियस सी बात है, उन जजेस ने अपना फ़ैसला सुनाया होगा। तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं और उनकी जगह पे हम कोई और वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था मेटोनिमी। नेक्स्ट है सीनेडॉकी। सीनेडॉकी में क्या होता है, अ पार्ट इज़ यूज टू डेजिग्नेट द होल और द होल टू डेजिग्नेट अ पार्ट इन सीनेडॉकी। सीनेडॉकी में क्या होता है कि कोई एक वर्ड, या तो कोई एक वर्ड होगा जो पूरे के पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, या पूरा का पूरा सेंटेंस होगा वो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि दो कंडीशन दी गई हैं सीनेडॉकी में, तो कंडीशन के बेसिस पे समझ लेते हैं। जैसे पहला कंडीशन दिया गया है कि अ पार्ट यूज टू डेजिग्नेट द होल, यानी कि कोई एक पार्ट है जो पूरे के पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल गिव हिम दिस डे हिज डेली ब्रेड, दैट इज़ फूड। अब जो फूड है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सेकेंड कंडीशन दी गई है वो क्या है, द होल यूज टू डेजिग्नेट अ पार्ट एज इंग्लैंड, दैट इज़ द इंग्लिश क्रिकेट टीम वन द टेस्ट मैच अगेंस्ट इट्स अपोजिंग टीम। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, इंग्लैंड ने तो अपोजिंग टीम के अगेंस्ट मैच जीता नहीं होगा। इंग्लैंड में जो इंग्लिश क्रिकेट टीम से बिलोंग करते होंगे लोग, उन्हीं लोगों ने जो है अपोजिंग टीम के अगेंस्ट मैच को जीता होगा। तो ये है सीनेडॉकी। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है विच आर बेस्ड ऑन साउंड इफ़ेक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किसी साउंड इफ़ेक्ट देंगे या साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें कौन कौन से आते हैं फिगर ऑफ स्पीच, तो पहला है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग और गिव द इफेक्ट ऑफ साउंड। कहने का मतलब क्या है कि ओनोमेटोपोइया में किसी भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है या ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कहीं ना कहीं साउंड इफ़ेक्ट देते हैं, या साउंड ये हमें समझ में आता है कि वो किसी न किसी तरह साउंड से रिलेटेड वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल थंडरिंग ऑफ गन्स। तो जो यहाँ पे थंडरिंग है वो क्या देता है, एक साउंड इफेक्ट दे रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज। तो बजिंग क्या है, वो भी एक तरह से साउंड का साउंड इफेक्ट दे रहा है, एक साउंड वर्ड है, रिप्रेजेंट करता है एक साउंड को। तो यहाँ पे आपको ओनोमेटोपोइया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है अलिट्रेशन।
द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। ऑलिट्रेशन में क्या होता है कि किसी भी एक सेंटेंस में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनका जो साउंड होता है वो बार बार रिपीट होता है, और हमेशा क्या होगा, वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होगा या जो कॉन्सोनेंट होगा वही बार बार रिपीट होता है, तो वहाँ पे आपको अलिट्रेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीटर पाइपर पिकल्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। आप देख रहे हैं कि इन सारे के सारे जो वर्ड हैं उसमें जो लेटर पी है वो बार बार रिपीट हुआ है, और वो हमेशा ही वर्ड के बिगनिंग में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आपको अलिट्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एजोनेंस। अब एजोनेंस में क्या होता है, द यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट हैव द सेम और वेरी सिमिलर वोवल साउंड्स नियर वन अनदर। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं और उसमें जो वोवल इस्तेमाल किए गए होते हैं वो एक दूसरे से मतलब सिमिलर होते हैं और सिमिलर ही साउंड को प्रोनाउंसिएट करते हैं, सिमिलर साउंड ही आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, द फैट कैट हैड अ स्नैक। तो इन सारे के सारे वर्ड में जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इनका जो साउंड होगा वोवल का वो सारा का सारा एक ही जैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एजोनेंस होता है, और यहाँ पे जो वोवेल इस्तेमाल होते हैं वो कंपलसरी नहीं है कि वो वर्ड के स्टार्टिंग में ही हो, ये कंपल्शन आपको सिर्फ अलिट्रेशन में देखने को मिलेगा। तो ये अलिट्रेशन और एजोनेंस के बीच का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पन। अ ह्यूमरस वे ऑफ यूजिंग अ वर्ड और फ्रेज सो दैट मोर दैन वन मीनिंग इज सजेस्टेड। द पन कैन यूज मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड और डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, होमोफोन्स। अब पन में क्या होता है, पन में एक मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत ही ह्यूमरस वे में किसी भी एक बात को, मतलब एक मजाक के वे में आप किसी भी बात को कह देते हैं, या फिर ऐसे वर्ड का इस्तेमाल होता है जिनकी एक से ज़्यादा मीनिंग निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। सपोज इसमें कोई एक बंदा है जो पूछ रहा है इज़ लाइफ वर्थ लिविंग। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने इस सेंटेंस को पूछा हो या बात को पूछी हो, वो उस समय सीरियस मोड में रहा हो, या उसके साथ ऐसी घटना हो गई हो कि वो बहुत सीरियस हो और उसने ये बात पूछ ली हो। तो बदले में सामने वाले ने क्या रिप्लाई किया, उसने एक इस बात को सीरियसली ना लेके एक मजाक के वे में रिप्लाई कर दिया कि इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको पन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जो चीज़ हमने सोची थी बट क्या हुआ, उसकी जो हमें आंसर मिल रहा है वो मजाक के वे में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माई कैट इज़ नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस। अब माउस क्या हो गया, माउस के यहाँ पे दो मीनिंग हो गए, एक तो जो कंप्यूटर वाला माउस हो गया, एक जो रैट वाला माउस होता है। तो यहाँ पे माउस की हमें दो मीनिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पन का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है फिगर ऑफ स्पीच विच आर बेस्ड ऑन कंट्रास्ट और अपोजिट आइडियाज़। तो पहला इसमें कौन सा है, पहला है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इज़ whenever two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect। एंटीथेसिस में क्या होता है कि कोई भी ऐसे वर्ड या ऐसे फ्रेजेस का यूज़ आपको देखने को मिलेगा जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट होंगे, और उन्हें एक सेंटेंस में फ्रेम कर दिया जाता है कि एक तरह से कंट्रास्टिंग इफेक्ट दे सके। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे चार्ल्स डिकेंस ने कहा था कि इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द एज ऑफ विस्डम, इट वॉज़ द एज ऑफ फुलिशनेस। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो फ्रेज़ इस्तेमाल किया गया है और एक सेंटेंस को फ्रेम किया गया है, इसमें जो फ्रेज़ इस्तेमाल किए गए जैसे बेस्ट ऑफ टाइम्स हो गया, वर्स्ट ऑफ टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों की दोनों ही बिल्कुल फ्रेज़ में जो वर्ड है बेस्ट और वर्स्ट वो एक दूसरे से अपोजिट हैं। उसी तरह से विजडम यहाँ पर और यहाँ पे फुलिशनेस, ये क्या है, ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट हैं। तो क्या हो रहा है कि इसमें आपको टू अपोजिट आइडियाज़ या टू अपोजिट वर्ड्स सेंटेंस में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको एंटीथेसिस मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए कही गई थी ये बात कि दिस इज़ वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो यहाँ पे स्मॉल स्टेप और जायंट लीप ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल कंट्रास्टिंग है, बिल्कुल ही अपोजिट है। तो यहाँ पे आपको एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है पैराडॉक्स। चलिए पैराडॉक्स देख लेते हैं कि पैराडॉक्स क्या होता है इजी से भाषा में, इजी सी लैंग्वेज में। अ पैराडॉक्स इज़ अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स
टू बी द एब्सर्ड और सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बट इज़ एक्चुअली वैलिड और ट्रू। पैराडॉक्स में क्या होता है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है जिसकी खुद की अगर आप उसको पढ़ोगे बिल्कुल वो एब्सर्ड लगेगा कि ये क्या ही सेंटेंस बना दिया गया है, जो एक खुद ही अपने आप को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी डीप मीनिंग में जाओगे, उसको डीपली समझने की कोशिश करोगे, तो वो कही हुई बात ऑब्वियसली सही होती है। तो वहाँ पे आपको पैराडॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको सेंटेंस में डीप मीनिंग देखने को मिले। जब आप सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो वो बिल्कुल ही एक दूसरे को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस। अब ऑब्वियस सी बात है, अब भाई किसी खामोशी की कोई आवाज़ तो होती नहीं है, उसको कैसे सुना जा सकता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल ही एब्सर्ड सी चीज़ लिखी गई है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। बट अगर आप इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो कहने का मतलब है साइलेंस को यहाँ पे साइलेंस जो यहाँ पे है वो पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो पीस है उसकी जो आवाज़ होती है उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ। अब आप पढ़ेंगे कि चेंज तो हमेशा चेंज ही होता रहेगा, तो वो कांस्टेंट कैसे हो गया लाइफ में। बट आप इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसकी मीनिंग अच्छे से समझ में आएगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो एक दूसरे को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, वहाँ पे पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो है आयरनी। आयरनी क्या है, द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग डिफरेंट और अपोजिट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग, नॉट वॉट यू एक्सपेक्टेड। आयरनी में एक तरह से आप समझ लेते हैं कि टॉन्ट मारना। ये मतलब कोई भी चीज़, कोई भी बंदा कोई एक बात को एक्सप्रेस कर रहा है या कुछ भी कह रहा है, बट बदले में आपने उसको क्या जवाब दे दिया जो उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मजाक के तौर में उसको टॉन्ट मार दिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन योर फ्रेंड टेल यू अबाउट हिज फेलियर। सपोज़ करिए कि आपके फ्रेंड ने आपसे कह दिया, अपने फेलियर के बारे में बताया, तो वहाँ पे उसको क्या रिप्लाई मिल रहा है, वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से उसको टॉन्ट ही मारा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरनी होगा। लास्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है कियास्मस। कियास्मस a literary device is a very smart wordplay in which words, grammatically constructions or concepts are repeated in reverse order. In fact, the literal meaning of the word chiasmus is a crosswise arrangement or reverse arrangement to give it an artistic way. chiasmus में क्या होता है, एक मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में होंगे या उनका रिवर्स अरेंजमेंट आपको दिखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस दिया होगा उसमें कुछ वर्ड या फ्रेज ऐसे इस्तेमाल किए होंगे जो पहले इस्तेमाल किए होंगे उसका बिल्कुल ऑपोजिट या उसका बिल्कुल रिवर्स अरेंजमेंट आपको नेक्स्ट उसके आगे वाले सेंटेंस में देखने को मिलेगा, ताकि मतलब किसी भी पोएम वगैरह या कोई भी आपका प्ले वगैरह है या कोई भी कंपोजिशन है उसको आप बहुत ही आर्टिस्टिक वे दे सकें या सुंदर बना सकें। वहाँ पे कियास्मस का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आपको रिवर्स अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, वन मस्ट ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट। तो यहाँ आप देख रहे हैं ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिवर्स अरेंजमेंट हो गया फ्रेजेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लव एज इफ़ यू वुड वन डे हेट एंड हेट एज इफ़ यू वुड वन डे लव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इफ़ यू वुड वन डे हेट, और नेक्स्ट वाले में क्या है, इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया है, एज इफ़ यू वुड वन डे लव। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिवर्स अरेंजमेंट हो गया है एक आर्टिस्टिक वे सेंटेंस को देने के लिए। तो वहाँ पे आपको कियास्मस देखने को मिलेगा फिगर ऑफ स्पीच। तो ये थे फिगर ऑफ स्पीच आज के, जिसमें हमने कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जाना है। आगे के जो बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी चीज़ें हमने समझाई हैं आपको फिगर ऑफ स्पीच में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।